नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 19वीं शताब्दी के भारत में चल रहे एक बहुत बड़े बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय। मतलब वो कौन सी चिंगारी थी जिसने अलग-अलग रियासतों, भाषाओं और संस्कृतियों में बटे लोगों के मन में पहली बार ये हम भारतीय हैं वाली भावना जगाई। और ये बहुत दिलचस्प सवाल है। हमारे पास जो स्रोत है वो इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये किसी एक हीरो या एक घटना की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे पूरे देश की चेतना, अ नेशंस कॉन्शियसनेस ने जन्म लिया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रवाद की ये भावना अंग्रेजों का कोई तोहफा नहीं थी, जैसा कि कई बार कहा जाता है। हाँ, ये मिसकंसेप्शन बहुत है। बिल्कुल, बल्कि ये तो ब्रिटिश शासन की नीतियों और उनके विरोधाभासों का एक सीधा नतीजा था। ये एक तरह का रिएक्शन था जिसे भारत के अपने सामाजिक और बौद्धिक पुनर्जागरण यानी इंडियन रेनेसां ने और हवा दी। तो चलिए सबसे बड़े कारण से शुरू करते हैं। हमारी सोर्सेस कहते हैं कि इसकी जड़ें आर्थिक थी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। ये सुनने में थोड़ा एकेडमिक लगता है। हाँ, लगता है। इसका असल मतलब तो यही हुआ ना कि लोगों को पहली बार ये समझ आया कि अंग्रेजों का फायदा मतलब भारत का नुकसान। एग्जैक्टली। ये सबसे बड़ा वेकअप कॉल था। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को सिस्टमैटिकली तोड़ा जा रहा है। हमारे कारीगर, बुनकर, किसान मतलब सब बर्बाद हो रहे थे। और क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की नीतियां ऐसी थी कि भारत सिर्फ एक कच्चा माल सप्लाई करने वाला देश बनकर रह जाए और ब्रिटेन के बने महंगे सामान का बाजार। अच्छा। जब एक किसान को समझ आता है कि उसकी फसल का सही दाम इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि लगान बहुत ज्यादा है, और एक कारीगर को समझ आता है कि उसका काम इसलिए ठप है क्योंकि मैनचेस्टर से आया कपड़ा सस्ता बिक रहा है, तो वो दोनों अपने दुश्मन को पहचानने लगते हैं। और ये दुश्मन कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा कॉलोनियल सिस्टम था। तो ये एहसास किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इसकी खासियत थी। किसान, मजदूर, कारीगर, छोटे व्यापारी, मतलब सबके सब। हाँ, और तो और पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग जिसे लग रहा था कि नौकरियां मिलेंगी, उसे भी एहसास हुआ कि ऊंचे पद तो सिर्फ अंग्रेजों के लिए रिजर्व्ड हैं। तो जब हर वर्ग को ये चुभने लगा कि हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है, तो उन सब की पीड़ा का कारण एक ही निकला, ब्रिटिश राज। और यहीं से साझा दुश्मन के खिलाफ साझा पहचान बननी शुरू हुई। ये तो एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। अंग्रेजों ने भारत को जोड़ा भी तो अपने फायदे के लिए था। पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। हाँ, रेलवे, टेलीग्राफ, एक जैसे कानून, ये सब तो उन्होंने अपने राज को मजबूत करने के लिए किया था। फिर ये राष्ट्रवाद के लिए फायदेमंद कैसे साबित हुआ? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। इसे कहते हैं एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉलोनियल रूल। अच्छा। सोचिए, अंग्रेजों ने रेलवे लाइनें क्यों बिछाईं? ताकि वो सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें और देश के कोने कोने से कच्चा माल बंदरगाहों तक ला सकें। उन्होंने यूनिफॉर्म कानून क्यों बनाए? ताकि व्यापार और प्रशासन में आसानी हो। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। बिल्कुल। अब बंगाल का कोई नेता मद्रास के नेता से मिलने के लिए आसानी से ट्रेन पकड़ सकता था। सही बात है। टेलीग्राफ के जरिए खबरें और विचार बिजली की रफ्तार से फैलने लगे। एक यूनिफाइड लीगल सिस्टम ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि उनके अधिकार भी एक जैसे हो सकते हैं। और आर्थिक रूप से भी तो देश जुड़ा रहा था। हाँ, आर्थिक रूप से भी। अब पंजाब में फसल का दाम क्या होगा, ये इस बात पर भी निर्भर करता था कि बंगाल में क्या हो रहा है। लोगों को पहली बार एक शेयर्ड इकोनॉमिक रियलिटी का एहसास हुआ। तो अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए जो जाल बिछाया था, अनजाने में उसी जाल ने पूरे भारत को एक साथ बुन दिया। वाह। मतलब जिस इंफ्रास्ट्रक्चर से वो देश को कंट्रोल करना चाहते थे, वही इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रवादियों के लिए एक हथियार बन गया एक तरह से। हाँ, तो उन्होंने देश को भौतिक रूप से तो जोड़ दिया, लेकिन विचारों को जोड़ने के लिए एक आम भाषा की जरूरत थी। क्या यहीं पर पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा की भूमिका शुरू होती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अंग्रेजों को अपने प्रशासन के लिए बाबू चाहिए थे, एक ऐसा क्लर्क क्लास जो अंग्रेजी समझे और उनके काम निपटाए। इसलिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम शुरू किया। पर यह भी एक दोधारी तलवार साबित हुई। बिल्कुल। कैसे? जब भारतीय युवाओं ने मिल्टन, शेली, रूसो, वॉल्टर और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे यूरोपीय विचारकों को पढ़ा, लिबर्टी, डेमोक्रेसी वाले विचार, हाँ, तो उनके दिमाग में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और सेल्फ डिटर्मिनेशन जैसे क्रांतिकारी विचार आए। वो सवाल पूछने लगे
कि अगर ये अधिकार यूरोप के लोगों के लिए सही है तो हमारे लिए क्यों नहीं? सही सवाल था। उन्होंने देखा कि इटली और जर्मनी में कैसे राष्ट्रवाद के दम पर देश एक हो रहे हैं। इस शिक्षा ने उन्हें इंटेलेक्चुअली एम्पावर कर दिया। और अंग्रेजी भाषा ने इसमें एक पुल का काम किया होगा। बहुत बड़ा। अंग्रेजी एक लिंग्वा फ्रैंका बन गई। एक तमिल राष्ट्रवादी एक बंगाली राष्ट्रवादी से अपने विचार आसानी से साझा कर सकता था, बिना एक कॉमन लैंग्वेज के। एक अखिल भारतीय बौद्धिक समुदाय, एन ऑल इंडिया इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी, हाँ, उसका बनना लगभग नामुमकिन था। और इसी समुदाय को हमारे स्रोत मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया कहते हैं। ये वकील, डॉक्टर, पत्रकार, ये वो लोग थे जो इन नए विचारों को न सिर्फ समझ रहे थे बल्कि उन्हें आम लोगों तक पहुंचा भी रहे थे। हाँ, ये वो डायनामिक माइनॉरिटी थी जिसने शुरुआती दौर में पूरे आंदोलन को नेतृत्व दिया। वो जानते थे कि याचिकाएं कैसे लिखनी है, बैठकें कैसे करनी है और अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचानी है। और उन्होंने ही प्रेस का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया। एकदम। प्रेस और साहित्य की बात आई है तो ये कितना बड़ा फैक्टर था। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1877 तक लगभग 169 अखबार थे जिनका सर्कुलेशन 1 लाख तक पहुंच गया था। ये उस जमाने के हिसाब से तो बहुत बड़ी संख्या है। फिनोमिनल था। सोचिए, उस दौर में जब कोई टीवी, रेडियो या इंटरनेट नहीं था, तब ये अखबार ही लोगों के लिए दुनिया की खिड़की थे। हाँ, बिल्कुल। अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू, केसरी, इन अखबारों ने सरकारी नीतियों की धज्जियां उड़ा दी। वो आसान भाषा में लोगों को समझाते थे कि सरकार की कौन सी पॉलिसी आपके खिलाफ है और क्यों। तो वो सिर्फ खबरें नहीं दे रहे थे। नहीं, उन्होंने स्वशासन, नागरिक अधिकारों और औद्योगिकरण जैसे विषयों पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। ये जनमत तैयार कर रहे थे, पब्लिक ओपिनियन बना रहे थे। तो एक तरफ ये सब नए विचार आ रहे थे और दूसरी तरफ लोग अपने अतीत को भी खंगाल रहे थे। रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट मुझे ये हमेशा से बहुत आकर्षक लगता है। आगे देखने के लिए पीछे देखना क्यों जरूरी था? क्योंकि अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ रखा था। अच्छा। वो लगातार ये प्रचार कर रहे थे कि भारतीय तो हमेशा से ही गुलाम रहे हैं, वो शासन करने के लायक ही नहीं है, वो एक पिछड़ी हुई नस्ल हैं जिसे सभ्य बनाने के लिए अंग्रेज आए हैं। ये व्हाइट मैन्स बर्डन की थियोरी थी। और इस झूठ को तोड़ने के लिए सच सामने लाना जरूरी था। बिल्कुल। जब मैक्स मुलर, आरजी भंडारकर और स्वामी विवेकानंद जैसे विद्वानों ने ऐतिहासिक रिसर्च के जरिए दुनिया को बताया कि भारत का अतीत कितना गौरवशाली था, हमारी अपनी राजनीतिक व्यवस्थाएं थीं, विज्ञान था। हाँ, हमारा विज्ञान और गणित कितना उन्नत था, हमारी कला और दर्शन का कोई मुकाबला नहीं था, तो इसने भारतीयों के आत्मविश्वास को जगा दिया। ये जानना कि हम अशोक और अकबर के वंशज हैं, आर्यभट्ट के वंशज हैं, इसने उस कॉलोनियल मिथ को चकनाचूर कर दिया। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने वाली बात नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन था। प्रिसाइजली। अपनी तारीख को लीक करके राष्ट्रवादी अंग्रेजों के सिविलाइजिंग मिशन की नींव ही हिला रहे थे। वो नरेटिव को हमें सुधारा जा रहा है से बदलकर हम अपनी महानता को फिर से हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब एक तरफ भारतीयों का आत्मसम्मान जाग रहा था, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों का व्यवहार और उनकी नीतियां इस भावना को और भड़का रही थीं। लॉर्ड लिटन का दौर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, उसकी नीतियां तो आग में घी डालने जैसी थीं। जैसे 1877 का दिल्ली दरबार, मतलब देश में भयानक अकाल पड़ा है, लाखों लोग भूखे मर रहे हैं और वाइसरॉय रानी विक्टोरिया के लिए एक आलीशान पार्टी कर रहा है। इससे ज्यादा असंवेदनशील और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जो साफ साफ भारतीय भाषाओं के अखबारों का गला घोटने के लिए लाया गया था, जबकि अंग्रेजी अखबारों पर कोई पाबंदी नहीं थी। दोहरा मापदंड था। बिल्कुल एकदम। उसी साल आया आर्म्स एक्ट, जिसमें भारतीयों के लिए हथियार रखना अपराध था, पर यूरोपियंस के लिए नहीं। ये सब नीतियां खुलेआम नस्लीय भेदभाव पर आधारित थीं। They weren't even trying to hide it. लेकिन इन सब में सबसे बड़ा झटका शायद इल्बर्ट बिल विवाद था। ये क्या मामला था और इसने पढ़े लिखे भारतीयों को इतना क्यों झकझोर दिया? देखिए, इल्बर्ट बिल एक बहुत सीधा सा प्रस्ताव था। वो ये कहता था कि अब भारतीय जज भी यूरोपियन नागरिकों के मुकदमे सुन सकते हैं, जो कि तर्कसंगत लगता है। हाँ, इससे पहले ये अधिकार सिर्फ अंग्रेज जजों को था। यह समानता की दिशा में एक छोटा सा कदम था, लेकिन भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसके खिलाफ इतना जबरदस्त और संगठित विरोध किया। ओहो। उन्होंने इसे अपनी नस्लीय श्रेष्ठता पर हमला बताया कि सरकार डर गई और बिल को वापस ले लिया गया। ये तो बहुत अपमानजनक रहा होगा। अपमानजनक से कहीं ज्यादा। इसने शीशे की तरह साफ कर दिया कि ब्रिटिश न्याय और समानता की सारी बातें खोखली हैं। जब कानून की बात आती है, तो एक भारतीय जज की योग्यता
एक अंग्रेज अपराधी के सामने कोई मायने नहीं रखती। कल्पना कीजिए, आप एक उच्च शिक्षित जज हैं, लेकिन आपको सिर्फ आपकी चमड़ी के रंग की वजह से किसी पर मुकदमा चलाने के अयोग्य ठहरा दिया जाता है। बहुत बुरा। इस एक घटना ने पढ़े लिखे भारतीयों को यह एहसास दिला दिया कि याचिकाओं से कुछ नहीं होगा, संगठित होकर ही अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। तो ये सारी घटनाएं, आर्थिक शोषण, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, पश्चिमी विचार, गौरवशाली अतीत की खोज और अंग्रेजों का अहंकार, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जहां लोगों को लगा कि अब संगठित होना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से कांग्रेस से पहले के राजनीतिक संगठनों की कहानी शुरू होती है। हाँ, कांग्रेस आसमान से नहीं टपकी थी। उसकी नींव इन छोटे छोटे संगठनों ने दशकों की मेहनत से तैयार की थी। शुरुआत में 1830 से 1850 के बीच जो संगठन बने, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, वो जमींदारों के थे। हाँ, उनपे ज्यादातर अमीर जमींदारों का कब्जा था। उनके मुद्दे भी सीमित थे, अपने वर्ग के हितों की रक्षा करना। लेकिन फिर बदलाव आया, खासकर बंगाल में। बिल्कुल, असली बदलाव आया 1870 के दशक में। शिशिर कुमार घोष की इंडियन लीग और खास तौर पर 1876 में बनी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने खेल ही बदल दिया। अच्छा, ये कांग्रेस से पहले की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। ऐसा क्या खास था इसमें? इसने पहली बार मध्यम वर्ग को राजनीति के केंद्र में लाया। इसकी सदस्यता फीस बहुत कम रखी गई ताकि आम लोग भी इससे जुड़ सकें। और सबसे बड़ी बात, इसने स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया। मतलब ये सिर्फ बंगाल की नहीं सोच रही थी? नहीं, ये पूरे भारत के लिए सोच रही थी। और ये चेतना सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं थी। बॉम्बे में पूना सार्वजनिक सभा और बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी, जिसमें फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तायब जी जैसे बड़े नाम थे। हाँ, से 1870 और 80 में पूरे देश में एक साथ राजनीतिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ हो। एकदम। ये सब संगठन एक तरह से राजनीतिक ट्रेनिंग ग्राउंड थे। यहीं पर नेताओं ने सीखा कि सरकार को मेमोरेंडम कैसे भेजते हैं, देश भर में एक ही मुद्दे पर एक साथ प्रदर्शन कैसे करते हैं, और जनमत कैसे बनाते हैं। बिल्कुल। तो इन संगठनों ने सिर्फ बैठकें नहीं की, बल्कि जमीन पर उतरकर अभियान भी चलाए। हमारे स्रोतों में कुछ प्रमुख अभियानों का जिक्र है। हाँ, उन्होंने कई बड़े मुद्दों पर देशव्यापी अभियान चलाए, जैसे कपास पर आयात शुल्क के खिलाफ, ताकि भारतीय कपड़ा उद्योग को बचाया जा सके, लिटन के दमनकारी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए। और जब अंग्रेजों ने इल्बर्ट बिल का विरोध किया, तो इन भारतीय संगठनों ने बिल के समर्थन में रैलियां और सभाएं की। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा और सबसे सफल अभियान कौन सा माना जाता है? सबसे बड़ा अभियान था सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र को 21 से घटाकर 19 साल करने के सरकारी फैसले के खिलाफ। ये तो साफ तौर पर भारतीयों को परीक्षा से बाहर रखने की साजिश थी। बिल्कुल, ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने पूरे देश के पढ़े लिखे युवाओं को सीधे तौर पर प्रभावित किया, और इंडियन एसोसिएशन ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने खुद पूरे देश का दौरा किया, कलकत्ता से लेकर लाहौर और मद्रास तक बैठकें की। मतलब एक अखिल भारतीय अभियान। हाँ, इस एक अभियान ने भारत के अलग अलग हिस्सों के शिक्षित लोगों को एक साझा दुश्मन और एक साझा मकसद के लिए एक साथ ला खड़ा किया। ये एक तरह से 1885 में बनने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ट्रेलर था। इसने साबित कर दिया कि भारतीय अब अखिल भारतीय स्तर पर संगठित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर भारत में राष्ट्रवाद किसी एक घटना का नतीजा नहीं था। ये एक धीमी आंच पर पकने वाली खिचड़ी थी, जिसमें अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां, पश्चिमी शिक्षा के क्रांतिकारी विचार, रेलवे की पटरियां, अखबारों की स्याही और भारत के अपने गौरवशाली अतीत की खोज, इन सब ने मिलकर अपना अपना योगदान दिया। आपने इसका सार बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया। और कांग्रेस से पहले बने ये संगठन उस मजबूत नींव की तरह थे जिसके बिना राष्ट्रीय आंदोलन की इतनी बड़ी इमारत खड़ी नहीं हो सकती थी। सही बात है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के नेताओं को तैयार किया और देश को राजनीतिक रूप से जागृत करने का बहुत बड़ा काम किया। आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। बताइए। हमने बात की कि 1877 में 169 देसी अखबारों का सर्कुलेशन लगभग 1 लाख था। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये संख्या शायद छोटी लगे, लेकिन जरा सोचिए उस जमाने में इसकी ताकत क्या रही होगी। बहुत गहरी बात है। जब ना फोन था ना इंटरनेट, तब हजारों किलोमीटर दूर बैठे दो लोग जो एक दूसरे से कभी नहीं मिले, एक ही अखबार पढ़कर एक ही विचार से जुड़ जाते थे, एक ही अन्याय के खिलाफ गुस्सा महसूस करते थे। उस दौर में सूचना की शक्ति, द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन,
ने कैसे एक राष्ट्र की कल्पना को हकीकत में बदला होगा। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जो एक उम्मीद से शुरू होती है। हाँ, ये उम्मीद की तर्क और याचिकाओं से एक साम्राज्य को झुकाया जा सकता है। बिल्कुल। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके शुरुआती 20 सालों मतलब 1885 से 1905 के दौर को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे नरमपंथी चरण या मॉडरेट फेज भी कहा जाता है। हाँ, हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो इतिहास की एक किताब का एक अध्याय है और आज हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की नींव किन परिस्थितियों में रखी गई और क्या ये वाकई, जैसा कुछ लोग कहते हैं, एक ब्रिटिश साजिश थी। हम देखेंगे कि ये शुरुआती नेता कौन थे, उनका प्लान क्या था और 20 साल की प्रार्थना और याचिका के बाद उनके हाथ आखिर लगा क्या। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? किसी भी बड़ी चीज की तरह कांग्रेस की स्थापना भी मतलब रातों रात तो नहीं हुई होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स ये बताता है कि 1870 और 80 के दशक तक पूरे भारत के लिए एक राजनीतिक संगठन, एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जमीन तैयार हो चुकी थी। मतलब माहौल बन रहा था। हाँ, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी। इस विचार को हकीकत में बदलने का काम किया एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम ने। एक मिनट, एक ब्रिटिश अफसर ने भारत की आजादी के लिए लड़ने वाली पार्टी की नींव रखी है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल, और यहीं से सारे शक की गुंजाइश पैदा होती है। ह्यूम ने उस समय के जो पढ़े लिखे प्रमुख बुद्धिजीवी थे, द लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स, उनको इकट्ठा किया। और फिर पहली बैठक हुई? जी, पहली बैठक दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। इसमें पूरे भारत से 72 प्रतिनिधि यानी डेलीगेट्स शामिल हुए थे। अच्छा। और इसकी अध्यक्षता की वोमेश चंद्र बनर्जी ने। यहीं ये तय हुआ कि कांग्रेस हर साल देश के अलग अलग हिस्सों में मिलेगी ताकि ये सही मायनों में एक राष्ट्रीय संस्था बन सके। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा, ये सेफ्टी वॉल वाली कंस्पिरेसी थ्योरी। क्या ये सच है कि कांग्रेस की शुरुआत ही एक धोखे से हुई? मतलब क्या अंग्रेजों ने इसे इसलिए बनवाया ताकि भारतीयों का जो बढ़ता हुआ गुस्सा था, अ ग्रोइंग डिसकंटेंट, हाँ, वो किसी बड़े विद्रोह में बदलने के बजाय एक कंट्रोल चैनल से बाहर निकल जाए, जैसे प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व। बिल्कुल, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हमारे सोर्स में इस पर 3 अलग अलग विचार दिए गए हैं। पहला तो यही सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है। इसके मुताबिक ह्यूम ने उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन को राजी किया था कि वो कांग्रेस के गठन में रुकावट न डालें, क्योंकि ये संस्था सरकार के लिए ही एक सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी। एक मिनट, मतलब ये सिर्फ अंग्रेजों का विचार नहीं था? क्या भारतीय नेता भी ऐसा ही सोचते थे? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। लाला लाजपत राय जैसे बड़े राष्ट्रवादी नेता भी इस सेफ्टी वॉल थ्योरी में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की ही उपज थी। अच्छा। हाँ, और दूसरा विचार है मार्क्सवादी इतिहासकारों का, जैसे R.P. दत्त। उन्होंने इसे एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश सरकार और भारतीय बुर्जुआ वर्ग, मतलब अमीर और मध्य वर्ग, के बीच एक सोची समझी साजिश थी, अ प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी, ताकि 1857 जैसा कोई जन विद्रोह, अ पॉपुलर अपराइजिंग दोबारा ना हो सके। एग्जैक्टली। तो क्या ये दोनों विचार सही हैं? क्या कांग्रेस की नींव वाकई एक साजिश पर ही रखी गई थी? आधुनिक भारतीय इतिहासकार, अ मेजॉरिटी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस, इसे खारिज करते हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस की स्थापना किसी साजिश का नतीजा नहीं, बल्कि उस समय की एक राजनीतिक और आर्थिक जरूरत थी। भारतीय खुद एक राष्ट्रीय मंच चाहते थे। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि ह्यूम का क्या रोल था? इस पर बिपिन चंद्रा जैसे इतिहासकारों ने एक बहुत दिलचस्प थियरी दी है, लाइटनिंग कंडक्टर की। लाइटनिंग कंडक्टर यानी तड़ित चालक, जो आसमानी बिजली से इमारतों को बचाता है। इसका यहाँ क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शुरुआती कांग्रेसी नेता बहुत समझदार थे। वो जानते थे कि अगर कुछ भारतीय मिलकर ऐसा कोई संगठन बनाते तो ब्रिटिश सरकार क्या करती? उसे राजद्रोही कहकर शुरू होने से पहले ही कुचल देती। सही। इसलिए उन्होंने A.O. ह्यूम, जो एक ब्रिटिश पूर्व अधिकारी थे, उनको एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह इस्तेमाल किया। ह्यूम की मौजूदगी ने सरकार के शुरुआती हमलों और शक से इस नई संस्था को बचा लिया। वो एक तरह का सुरक्षा कवच बन गए। वाह, तो ये साजिश नहीं बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी।
उन्होंने अंग्रेजों के ही एक आदमी को अपनी ढाल बना लिया। बहुत खूब। जी। तो अगर ये सेफ्टी वॉल्व नहीं था तो असली प्लान क्या था? कांग्रेस के शुरुआती नेता असल में चाहते क्या थे? सोर्स उनके कई बड़े लक्ष्य बताता है। पहला, एक लोकतंत्र राष्ट्रवादी आंदोलन, अ डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट की नींव रखना। दूसरा, लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, टू पॉलिटिकली एजुकेट देम, और ये समझाना कि उनके अधिकार क्या हैं। तीसरा, देश के अलग अलग कोनों से आए राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के बीच दोस्ती और एकता बढ़ाना, ताकि एक अखिल भारतीय सोच पैदा हो। बिल्कुल। वो चाहते थे कि मद्रास का कोई नेता बंगाल के नेता से मिले और पंजाब का कोई कार्यकर्ता बॉम्बे के कार्यकर्ता से। और वैचारिक स्तर पर एन आइडियोलॉजिकल लेवल पर भी कुछ लक्ष्य थे। हाँ, एक बड़ा लक्ष्य था, एक उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा, एन एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी तैयार करना और उसे फैलाना। मतलब लोगों को ये समझाना कि ब्रिटिश राज उनके लिए अच्छा नहीं बल्कि नुकसानदायक है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, धर्म, जाति या प्रांत के भेदभाव को मिटाकर लोगों में एक राष्ट्र, वन इंडियन नेशन की भावना को बढ़ावा देना। और इसी शुरुआती दौर को नरमपंथियों का दौर या एरा ऑफ मॉडरेट्स कहा जाता है। ये नरमपंथी शब्द सुनने में थोड़ा कमजोर लगता है। ये कौन लोग थे और उन्हें नरम क्यों कहा जाता था? इस दौर के बड़े नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी.ई. वाचा, एस.एन. बैनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग शामिल थे। और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। दादा भाई नौरोजी को तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। वो ब्रिटिश संसद के सदस्य भी बने थे। हाँ, ये अपने समय के दिग्गज थे। इन्हें नरमपंथी या मॉडरेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका तरीका हिंसक या क्रांतिकारी नहीं था। वो संवैधानिक आंदोलन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन में विश्वास रखते थे। संवैधानिक आंदोलन, ये शब्द सुनने में भारी लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? क्या ये एक तरह का भोलापन नहीं था? आप एक साम्राज्य से प्लीज और थैंक यू कहकर अपने अधिकार कैसे मांग सकते हैं? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही बाद में गरमपंथियों ने भी उठाया। लेकिन नरमपंथियों का एक विश्वास था। वो ब्रिटिश न्यायप्रियता, द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में यकीन करते थे। अच्छा। उनका मानना था कि अंग्रेज दिल से बुरे नहीं है, बस उन्हें भारत की असली समस्याओं का पता नहीं है। अगर उन्हें सही तरीके से तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी बात समझाई जाए तो वो जरूर सुधार करेंगे। हाँ, ऐसा वो मानते थे। तो उनका एक्शन प्लान क्या था? वो अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाते कैसे थे? उन्होंने एक साथ 2 मोर्चों पर काम किया, अ टू प्रोंग मेथोडोलॉजी। पहला मोर्चा भारत में था। यहाँ क्या करते थे? यहाँ उनका काम था एक मजबूत जनमत, अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन तैयार करना, ताकि लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगे। और दूसरा मोर्चा ब्रिटेन में था। वहां वे याचिकाओं, सभाओं और मेमोरेंडम के जरिए ब्रिटिश सरकार और जनता तक अपनी बात पहुंचाते थे। बिल्कुल। इसी तरीके को प्रेयर एंड पिटिशन यानी प्रार्थना और याचिका की राजनीति कहा गया। और क्या वो ब्रिटेन में अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहे? उन्होंने पूरी कोशिश की। इसी मकसद से 1889 में लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी भी बनाई गई थी। इसका क्या काम था? इसका काम था ब्रिटेन में भारत के पक्ष में प्रचार करना, लेख छपवाना और ब्रिटिश नेताओं को प्रभावित करना। दादा भाई नौरोजी ने तो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी काम पे खर्च किया। वो मानते थे कि असली लड़ाई लंदन में लड़ी जानी है। ठीक है, तो 20 साल तक प्रेयर एंड पिटिशन चला। अब आते हैं असली सवाल पर। क्या वे वाकई कोई ठोस योगदान दे पाए? इस नरम तरीके से देश को हासिल क्या हुआ? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ, उनका योगदान बहुत गहरा और महत्वपूर्ण था, खासकर 3 क्षेत्रों में। पहला और शायद सबसे बड़ा योगदान था ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक समीक्षा, एन इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। आप उस मशहूर ड्रेन थ्योरी की बात कर रही हैं ना? के साथ ये साबित कर दिया कि ब्रिटिश शासन भारत का आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। ये ड्रेन थ्योरी क्या थी? नौरोजी ने बताया कि कैसे भारत का पैसा और संसाधन लगातार ब्रिटेन की ओर बह रहे हैं, जिससे भारत दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा आरोप था। मतलब उन्होंने अंग्रेजों के ही आंकड़ों का इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि ये कोई सिविलाइजिंग मिशन नहीं बल्कि भारत की तिजोरी खाली करने का मिशन था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उन्होंने ये साबित किया कि भारत की गरीबी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि ब्रिटिश नीतियों का सीधा नतीजा है।
ये तो नैरेटिव को पूरी तरह से पलट देना हुआ। हाँ, इस एक थियोरी ने ब्रिटिश शासन की नैतिक नींव, द मॉरल फाउंडेशन, को हिलाकर रख दिया। वाह, तो उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर अंग्रेजों की पोल खोल दी, लेकिन क्या वे राजनीतिक व्यवस्था में कोई वास्तविक बदलाव ला पाए? ये उनका दूसरा बड़ा योगदान था। संवैधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। नरमपंथियों ने लगातार विधान परिषदों यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भारतीयों की ज्यादा भागीदारी की मांग की। वो चाहते थे कि कानून बनाने में भारतीयों की भी आवाज हो। जी, और उनके इसी दबाव का नतीजा था 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो क्या ये एक्ट एक बड़ी जीत थी? इसमें भारतीयों को मिला क्या? और इसमें कोई कैच यानी कोई छुपी हुई शर्त तो नहीं थी? इसमें दोनों बातें थीं। सकारात्मक पक्ष ये था कि परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन चुनाव का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पेश किया गया। और कुछ? और सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और सवाल पूछने का अधिकार मिला, जो पहले नहीं था। लेकिन कैच भी था, और वो बहुत बड़ा था। मुझे पता था। बताइए क्या था? पहला, परिषदों में अभी भी सरकारी अधिकारियों का बहुमत था। जी। तो कोई भी प्रस्ताव आसानी से गिराया जा सकता था। और दूसरा, सदस्य बजट पर बहस तो कर सकते थे, लेकिन उस पर वोट नहीं दे सकते थे। और ना ही वो पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, पूछ सकते थे। अच्छा। तो मतलब उन्हें मीटिंग में बैठने की इजाजत तो थी, पर वो किसी भी बड़े फैसले पर हाँ या ना नहीं कह सकते थे। बिल्कुल। ये बिना अधिकारों वाली शक्ति थी। इसीलिए राष्ट्रवादियों ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का मशहूर नारा दिया। हाँ, समझ गया। और उनका तीसरा योगदान? वो था प्रशासनिक सुधारों, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के क्षेत्र में। उन्होंने सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस की जोरदार मांग की। इसका मतलब था कि ऊंचे पदों पर ज्यादा भारतीयों। हाँ, इसके पीछे दो बड़े कारण थे। एक आर्थिक, ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन बहुत ज्यादा था, और दूसरा राजनीतिक, कि भारतीयों को अपने ही देश पर शासन करने से बाहर क्यों रखा जाए। सही बात है। इसके अलावा उन्होंने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की वकालत की, और भाषण, विचार और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकारों, सिविल राइट्स के लिए लगातार अभियान चलाए। तो कुल मिलाकर इन 20 सालों के बाद हम इन शुरुआती राष्ट्रवादियों का मूल्यांकन कैसे करें? उनकी सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी विफलता क्या थी? सोर्स के अनुसार उनकी सबसे बड़ी सफलता ये थी कि उन्होंने आने वाले स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत नींव, अ सॉलिड बेस रखी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के शोषक चरित्र को दुनिया के सामने उजागर किया। उन्होंने वो वैचारिक जमीन तैयार की जिस पर बाद में गांधी जी जैसे नेताओं ने एक विशाल जन आंदोलन खड़ा किया। बिल्कुल। जस्टिस रानाडे ने कहा भी था कि उनका काम उस नींव को खोदने जैसा था जो जमीन में कई फीट गहरी हो, जिस पर भविष्य में एक शानदार इमारत खड़ी हो सके। और उनकी सबसे बड़ी विफलता? उनकी सबसे बड़ी विफलता, द बिगेस्ट फेलियर, ये थी कि वे अपने आंदोलन का सामाजिक आधार, द सोशल बेस, नहीं बढ़ा पाए। मतलब वो आम जनता, किसानों, मजदूरों और खासकर महिलाओं को अपने साथ नहीं जोड़ पाए? सही कहा। उनका आंदोलन मुख्य रूप से शहरों के पढ़े लिखे मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा, और उन्होंने कभी भी सभी के लिए वोट के अधिकार की मांग नहीं की। और इस सब पर ब्रिटिश सरकार का क्या रवैया था? क्या वे चुपचाप ये सब देख रहे थे? शुरू के 1-2 साल तो सरकार का रवैया तटस्थ, न्यूट्रल रहा, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने सरकार की आलोचना शुरू की, उनका रवैया पूरी तरह बदल गया। हाँ, 1887 के बाद वे कांग्रेस के खुले तौर पर विरोधी हो गए। सोर्स में कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की टिप्पणियों का भी जिक्र है। जी, लॉर्ड डफरिन, जिसने शुरू में ह्यूम को हरी झंडी दिखाई थी, उसी ने बाद में कांग्रेस को एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि कहा। मतलब मुट्ठी भर लोगों की संस्था। और उसी राजद्रोह का कारखाना, फैक्ट्री ऑफ सेडिशन तक कह डाला। और लॉर्ड कर्जन ने तो 1900 में साफ साफ लिखा था कि उसकी एक बड़ी महत्वाकांक्षा कांग्रेस को उसकी शांतिपूर्ण मौत, अ पीसफुल डिमाइस, में सहायता करना है। तो सरकार ने कांग्रेस को रोकने के लिए क्या किया? उनकी रणनीति क्या थी? अंग्रेजों ने अपनी 2 सबसे पुरानी और कारगर नीतियां अपनाई। एक थी बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की। बिल्कुल। और दूसरी थी कैरेट एंड स्टिक, यानी इनाम और दंड की नीति। तो
इसका क्या मतलब है? इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले 20 साल बड़ी क्रांतियों या जन आंदोलनों का दौर नहीं थे। ये नींव बनाने का, तर्क गढ़ने का और भारत की आजादी के विचार को एक ठोस बौद्धिक जमीन देने का दौर था। उन्होंने भारत के आर्थिक शोषण का पर्दाफाश किया। ये एक शांत, धीमी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण शुरुआत थी। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। नरमपंथियों ने एक असंवैधानिक शासन, एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल से लड़ने के लिए संवैधानिक तरीकों, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का इस्तेमाल किया। ये अपने आप में ही एक विरोधाभास था, अ कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ, सवाल ये था कि एक ऐसी औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ प्रार्थना और याचना की रणनीति आखिर कब तक चल सकती थी, जो लगातार और ज्यादा शत्रुतापूर्ण होती जा रही थी। और इसी सवाल और इसी विरोधाभास ने कहानी के अगले अध्याय, यानी गर्मपंथियों, द एक्सट्रीमिस्ट्स के उदय का रास्ता तैयार किया। लेकिन वो कहानी किसी और दिन के लिए।